अच्छा, रिकॉर्डिंग मैसेज स्टार्ट हुआ ना? रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया सर, आप लोगों को मैसेज किया? हेलो। यस सर। ओके सर, ठीक है। ठीक है सर, चलो हम लोग इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ेंगे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो आज इंडस्ट्रियल लॉ या लेबर लॉ कंप्लायंस या इंडस्ट्रियल लॉ कंप्लायंस में आज हम लोग किस लॉ के बारे में जानेंगे और क्या डिटेल्स चर्चा करेंगे? ऐसे प्रीवियस वीक में लेबर लॉ में क्या हुआ था? एनीवन याद है? ग्रेचुइटी। ग्रेजुएटी है। सर, ग्रेचुइटी एक्ट। आज बात करेंगे सर प्रोविडेंट फंड। हाँ, एक के बाद एक रिटायरमेंट बेनिफिट आ रहा है। ठीक है, इसके बाद करेंगे पेंशन। ठीक है, तो उस हम लोग स्टार्ट किए थे फैक्ट्रीज एक्ट से, फिर हम लोगों ने वेजेस एक्ट में बात किया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने ग्रेचुइटी में बात कर लिया। आज करने जा रहे हैं सर प्रोविडेंट फंड से। ठीक है, तो ऐसे प्रोविडेंट फंड के साथ आप सभी को एक बहुत परिचित हो। हाँ, वेरी वेल नोन वर्ड। और जो लोग टैक्स का क्लास भी करते हो, इनकम टैक्स में स्पेशली सैलरी, वहाँ पर प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग काफ़ी सारा कैलकुलेशंस करना पड़ता है। ये सुन लो। हाँ सर, बोलो। आप लोगों का हाँ ना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अरे यस सर। टैक्स। इनकम टैक्स और ये एसबीसी में ये सब टॉपिक्स कॉमन क्यों है? नहीं, कॉमन तो होगा ही सर। कॉमन नहीं होगा तो कहाँ जाएगा? और क्या है दुनिया बिजनेस में, आप बिजनेस वर्ल्ड में या सोसाइटी में और कौन सा चीज़ है सर जो आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा? यही तो है। इनकम टैक्स में करते हैं कैलकुलेशंस, और इनकम के बेसिस में आपको अलग अलग बेनिफिट या इनकम मिलता है, उसके बेसिस में सरकार आपसे टैक्स कलेक्ट करते हैं। और ये एसबीईसी में या फिर लेबर लॉ या इंडस्ट्रियल लॉ में आपको जैसे सीएस के केस में इसको एसबीईसी में पढ़ाया जाता है, और अलग से सीएमए में जैसे अलग से इंडस्ट्रियल लॉ में पढ़ाया जाता है ना। कॉन्सेप्ट इज दैट सर, अल्टीमेटली हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो यही तो चीज़ है। बस कभी लॉ जानना पड़ता है, कभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जानना पड़ता है, और कभी इनकम टैक्स जमा करना पड़ता है। द होल वर्ल्ड इज एक्चुअली अराउंड दिस थिंग्स। आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करोगे, हाँ ज्योति, आप सोचो, से फॉर एग्जांपल आप एक फैक्ट्री में चले जाते हो। जैसे आजकल काफ़ी जॉब क्रिएट हो रहा है, सीएमए में अच्छा जॉब क्रिएशन हुआ है लेटेस्ट में। सीएस का तो सर रेगुलर बेसिस में होता रहता है, और सीएमए लेटेस्ट ट्रेंड में बहुत अच्छा कर रहा है। सीए के बारे में मैं क्या बोलूँ सर, जितना कम बोलूँ उतना अच्छा है। नाउ पॉइंट इज दैट कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन पे एज सीएमए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन कर लिए, तो फिर इसके बाद आपको अलग अलग डिपार्टमेंट संभालना पड़ेगा। लेकिन एज एन एम्प्लॉय आपके लिए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या है? ऑर्गेनाइजेशंस पे आप एक एम्प्लॉय हो, आप ऑर्गेनाइजेशंस को काम करोगे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, और ऑर्गेनाइजेशंस आपको डिफरेंट मैटर में जाता है कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशंस पे एम्प्लॉय को क्या क्या चीज़ें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो घुमा फिरा के हर एक लॉ कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हो ही जाता है। जैसे आप देखो, आप लोग सिक्योरिटी लॉ का भी क्लास करते हो, जो लोग ग्रुप 2 का या फिर फाइनल लेवल में, जैसे कि सीएसईए में फाइनल में है और एग्जीक्यूटिव में ग्रुप 2 में, सिक्योरिटी लॉ के साथ कंपनी लॉ मैच नहीं करता। आप बताओ, हाँ। है ना? अब इकोनॉमिक लॉ में कुछ कुछ लॉ अलग है। ठीक है, इकोनॉमिक लॉ में कुछ एक्स्ट्रा लॉ, जैसे कि आपका कंपटीशन एक्ट, फिर आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब चीज़ थोड़ा वहाँ पर एक्स्ट्रा आपको सुनने को मिलेगा, बट अल्टीमेटली वही बिजनेस रिलेटेड मैटर है। तो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस वर्ल्ड के साथ मतलब वेल इक्विप्ड करना यही है, और कुछ नहीं। एक फील्ड जानो तो उस फील्ड के रिगार्डिंग जितना भी साइकिल है, वो सारा साइकिल को आपको जानना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है। मतलब नथिंग एक्स्ट्रा। फाइनल में या प्रोफेशनल में जब आओगे, यही सब कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा अबव पैरामीटर केस स्टडीज थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, बस। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब आप लोग पढ़ रहे हो, जो लोग स्टॉक मार्केट का भी क्लास करते हो, ठीक है, स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड का क्लास जो लोग अभी से कर रहे हैं सर, इनको फाइनल में क्या गजब का बेनिफिट मिलेगा उसको खुद को ही नहीं पता सर। क्यों? बिकॉज जब आप लोग फाइनल में पहुंच जाओगे ना, स्पेशली सीए सीए में फाइनल में, ठीक है,
और CS के केस में जो लोग स्पेशलाइजेशन लेगा कैपिटल मार्केट वगैरह में, ठीक है, तो वहां पर आप देखोगे कि अल्टीमेटली आपने जो लोग स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड क्लास करता है और अलग से आपने एफएम पढ़ा, ठीक है, तो एफएम और स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड इक्विटी डेरिवेटिव ये सब एक कंबाइन होके बन जाता है SFM, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बस यही है। बस अगर ठीक ठाक से आप पढ़ते जाओगे ना, नॉलेज गैदर करते जाओगे और एग्जाम क्रैक करते जाओगे, आपको खुद ही नहीं पता कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचोगे। जैसे आज ही कुछ कंपनी ने कॉल किया था, उनको NISM बेसिस में सिक्योरिटी इक्विटी डेरिवेटिव में और म्यूचुअल फंड में रिक्रूटमेंट चाहिए, तो मेरे को बोला, तो जो जो पास करके रखा है मैं उन लोगों को बोला, अब देखते हैं कोई जाता है कि नहीं जाता। ऑलरेडी 2-3 जन हैं सर जो लोग कंपनी के साथ काम करते हैं, अब उनको अलग से अगर इंटरेस्ट होगा तो ठीक है। एक जन है HDFC सिक्योरिटीज़ में, एक जन है आपका IDFC में मोस्ट प्रॉब्ली, और एक जन ऑलरेडी मोतीलाल ओसवाल में है। और मोतीलाल ओसवाल और ICICI डायरेक्ट से ही आज कॉल आया था कि NISM का इक्विटी डेरिवेटिव में पैकेज खराब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सिंपल NISM मांग रहा है, CSE SCM में कुछ नहीं मांग रहा है, फिर भी 3 लाख के आसपास का पैकेज बोल रहा है और साथ में इंसेंटिव्स, ठीक है। तो बस अगर सिंपल BCom करके NISM क्रैक करके अगर किसी को इतना मिल जाए तो खराब क्या है, स्टार्ट तो कर ही सकता है। 2025 स्टार्टिंग देगा बोल रहा है, तो हर जगह से अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ठीक है सर, चलो मैं आपको इंडस्ट्रियल लॉ में बात करता हूँ। ज्योति समझ में आया क्यों मैच करता है? हाँ, और है ही क्या? यस सर। ओके, और तो कुछ है नहीं, बस यही तो सब है, बिजनेस वर्ल्ड है बस। ओके, तो चलो सर, कंप्लायंस अंडर लेबर लॉ में सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज के अंदर अब लोग एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको आइडिया तो लग ही जा रहा है कि कैसे खुद से भी पढ़ना है तो आप कुछ लॉ खुद से भी रेडी कर सकते हो, बिकॉज बहुत सारा लॉ है। मैं मेन मेन बात कर रहा हूँ, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है, ये सब बात करता हूँ बाद में। जैसे आज मैं ये बताऊंगा आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट, ठीक है, 1952, ग्रेचुइटी उस दिन करा दिया आप लोगों को, ठीक है। तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारा लेबर लॉ के अंदर आप लोगों को जानना पड़ता है, तो जानना भी चाहिए सर। और इंडस्ट्री के अंदर फैक्ट्री लेवल में बहुत सारा जगह है इसके ऊपर। बाकी तो सर इसमें कंपनी बनाना, ये पार्टनरशिप का काम करना, ठीक है, आपका LLP का काम करना, वो सब तो पॉपुलर है ही। NGO NPO का काम करना, ठीक है, निधि कंपनीज का काम करना, ये सब तो है ही। बट हाँ, इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर लॉ एक स्पेशल जगह हमेशा रखता है, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक एक करके सारा मैटर में बात करता हूँ। सेकंड, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन शेयर है कि नहीं है एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। है सर। अच्छा, अच्छा देखो, मैं जैसे कि आपको बोला कि मैं आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करूंगा। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस तो आप बाद में जान लोगे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली इस पूरा सिस्टम को मैनेज करता है। इसके अंदर 2-3 डिपार्टमेंट इसके अंदर संभाला जाता है सर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, ठीक है। नाउ ये एक्ट को डिटेल्स में जानना तो है, बट उससे पहले आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू इस बात का कि ये जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, ठीक है। ये कुछ बातें आपको जानना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक्ट, जब भी कोई एक्ट बनाया जाता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा, कि उसके पीछे का कुछ रीज़न होता है, कुछ वजह होता है। तो आपको वो वजह, वो रीज़न यू हैव टू फाइंड आउट, बिकॉज अगर आपको एक्ट लाने के पीछे का रीजन या कॉज या पर्पस पता नहीं चलेगा तो फिर आपको एक्ट पढ़ने का फायदा क्या है ना। तो हमेशा रेडी रहिएगा, बिकॉज जितना रूट लेवल से आपको पता रहेगा ना, उतना ही सिर्फ एग्जाम का नहीं है, नहीं आपको इंटरव्यू भी क्रैक करना है। कभी ऐसा ना हो कि एग्जाम पास कर गए पर इंटरव्यू क्रैक करने के टाइम पे आप मुश्किल का सामना कर रहे हो, ठीक है। इसलिए एजुकेशन एक हमेशा ओवरऑल होना चाहिए, ठीक है। मतलब पढ़ते पढ़ते इंटरव्यू रेडी भी हो जाना चाहिए। अलग से इंटरव्यू का क्या रेडी होना है, कुछ नहीं, एग्जाम क्रैक करते रहो और साथ में प्रैक्टिकली मैटर को समझते हो, तो फिर इंटरव्यू का जो भी आपके सामने
थोड़ा सा भी घुमा हुआ सवाल होगा ना सर, आप उसको अडेप्ट कर लोगे, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में थोड़ा सा आपको ना सवाल टेढ़ा नहीं करते, दे एक्चुअली आपको एग्जामिन करते हैं कि आप कितना फ्लेक्सिबल हो सकते हो, आप कितना नॉलेज रखते हो, नॉलेज को यूज करने में आप कितना डायनामिक हो सकते हो। इसलिए इंटरव्यू क्वेश्चन हमेशा थोड़ा सा लगता है टेढ़ा, इसलिए बिकॉज सिर्फ कॉपी बुक वाला नॉलेज रहने से इंटरव्यू मुश्किल करेगा, लेकिन कॉपी बुक का जो नॉलेज है, किताबों का जो नॉलेज है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करने में, यूज करने में आप कितना सक्सेसफुल होते हो, वही इंटरव्यू में चेक किया जाता है, और कुछ नहीं, ठीक है। बिकॉज बंदा आपको जॉब देगा तो जॉब देने से पहले आपका स्मार्टनेस चेक करेगा ना। अच्छा देखो, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये हमारे देश में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन इस पर्टिकुलर एक्ट को बेसिकली मेंटेन करते हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन और कोई नहीं सर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये और कोई नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट का एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है सर। इसके अंदर मतलब अंडर में ना बहुत पैसा मैनेज होता है सर। क्यों? आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, एसेट अंडर मैनेजमेंट 11 लाख करोड़, देख पा रहे ना? हाँ, 11 लाख करोड़ के आसपास का पैसा मैनेज करते हैं प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो कोई कोई छोटा मोटा बात तो है नहीं, ठीक है, कोई 1-2 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ नहीं सर, 11 लाख करोड़, $140 बिलियन का करेंट एसेट अंडर मैनेजमेंट इनके पास होते हैं। इस पर्टिकुलर फंड को मैनेज करना, इसको इन्वेस्ट करके थोड़ा रिटर्न भी कमाना, और सबसे बड़ी चीज, आपको जो चीज सबसे पहले पता होना चाहिए, प्रोविडेंट फंड का आपको मैं हिंदी या संस्कृत थोड़ा बताऊं, ठीक है, इसका संस्कृत देखो या हिंदी देखो, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्या नाम है सर? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। इससे क्या पता चलता है सर? इससे ये पता चलता है कि जो भी इंसान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में, भविष्य का मतलब क्या है? फ्यूचर, ठीक है। प्रोविडेंट, आप प्रोविडेंट किस चीज का करते हो? प्रोविडेंट मतलब प्रोविजन, ठीक है, प्रोविडेंट मतलब प्रोविजन, मतलब जो फ्यूचर के लिए कोई भी चीज को सोचना, फ्यूचर के लिए कोई भी मैटर में कोई डिसीजन लेना, दैट इज बेसिकली भविष्य के बारे में सोचना, ठीक है। दैट इज वाई ये कर्मचारी मतलब एम्प्लॉय भविष्य, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ठीक है, यही लिखा हुआ है। अगर आपको हिंदी पढ़ना आता है, आई होप आप समझ गए होंगे, जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, मैंने पढ़ा दिया। अच्छा, तो ये बेसिकली फ्यूचर का मैटर है सर, रिटायरमेंट मैटर है ना, टैक्स में पढ़ चुके हो, बिकॉज ये रिटायरमेंट मैटर में ही इसके बारे में डिस्कस होता है सर। अगर आप डिटेल्स और जानकारी चाहते हो तो आप ईपीएफ इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट में जा सकते हो, और साइट पे जाके भी आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है इसका एक डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है। यहाँ पर आप ईपीएफओ कॉर्नर पे जाओ, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ईपीएफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एमआईएस, ठीक है, अलग अलग मिसलेनियस मैटर पे जा सकते हो, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है, सर्विसेज क्या देते हैं फॉर एम्प्लॉयर्स, फॉर एम्प्लॉईज, इंटरनेशनल वर्कर्स जो हमारे देश में काम करते हैं, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन। आगे जाके जब आप लोग इसका कंप्लायंस का काम करोगे तो आपको इसी के अंदर आके काम करना होगा, ठीक है, तो वही लॉ मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। कुछ इंटरेस्टिंग अपडेशन भी मैं आपको बताऊंगा, जो रिसेंट ट्रेंड में अपडेशन हुआ है उसका भी मैं थोड़ा नॉलेज आपको दूंगा, और फिर डिटेल्स लॉ आपके सामने मैं बात करूंगा, ठीक है। तो ये रहेगा आज का पढ़ने का तौर तरीका, ठीक है। तो चलो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो रिसेंट ट्रेंड में प्रोविडेंट फंड एक्ट में डेवलप हुआ है, ठीक है, उसका जानकारी ले लो सर, ठीक है, और फिर एक्ट को डिटेल्स में जानना, ठीक है, तो दोनों चीज ही करना है सर। एक्ट को डिटेल्स में जानना है, कब से क्या हुआ है, आया है, नहीं है, और उससे पहले चलो मैं आपको बता देता हूँ ये पूरा एक्ट का पर्पस और इसके बारे में कुछ रिसेंट अपडेशन, ठीक है, रिसेंट अपडेशन जो अभी के डेट में एकदम अपडेटेड है। ओके, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जरा नजर डाले साहब, ईपीएफओ के नाम से जाना जाता है। ईपीएफओ इज द स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, which is responsible for regulations and management of provident funds in India, ठीक है। ये बेसिकली सैलरी से ही काटा जाता है। प्रोविडेंट फंड का गुल्लक याद है सबको, टैक्स में पढ़ाए थे,
ज्योति वेटिंग इन द लॉबी, क्यों? ज्योति को तो मैंने अभी रिसीव किया। ज्योति का नेटवर्क इशू लग रहा है। एक सेकेंड सर, ज्योति को क्या प्रॉब्लम? अभी तो मैंने इसको रिसीव किया। सर कोई वेटिंग तो नहीं दिखा रहा है मुझे। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ बाद में। ओके, अच्छा बाकी सबको मेरा आवाज़ आ रहा है? हेलो नील, हाँ पिंकी। ओके यस सर। ओके सर, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विच इज responsible for regulations and management of provident funds in India. Okay, now EPFO administers the mandatory provident fund. It also manages social security agreement with other countries, and international workers are covered under EPFO. सर बेसिकली आपको मैं टैक्स में पढ़ा के रखा, जो लोग टैक्स में सैलरी चैप्टर पढ़ के आए हो, ठीक है, इसमें प्रोविडेंट फंड का गुल्लक कैसे बनाते थे, है ना, इसमें एम्प्लॉयर भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं और एम्प्लॉय भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो बेसिकली रिटायरमेंट के टाइम पे क्या किया जाता है, रिडीम किया जाता है ना सर, रिटायरमेंट के टाइम पे रिडीम किया जाता है, बीच बीच से भी रिडीम किया जाता है, ठीक है, मतलब आप उससे लोन भी ले सकते हो, बहुत सारा पैरामीटर है सर जो टैक्स में सिखाया जाता है डिटेल्स में। यहाँ पर भी मैं कुछ बात करूंगा, और प्रोविडेंट फंड किसके किसके लिए मैंडेटरी है नहीं है, ये सभी बातें आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा वेट करते जाओ। और बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड जो बिजनेस है, ऑर्गेनाइज्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनके लिए ये मेनली चलता है। तो ईपीएफओ एडमिनिस्ट्रेड मैंडेटरी प्रोविडेंट फंड, ये सोशल सिक्योरिटी मैटर पे काम करते हैं, बिकॉज ये एक सामाजिक सिक्योरिटी है पब्लिक के लिए। आपका भविष्य का सिक्योरिटी आपके हाथ में है, मतलब बेसिकली आपके हाथ में, मतलब एम्प्लॉयर या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉय के बारे में ये सब सोच विचार करते हैं। और ये सोशल सिक्योरिटी मैटर कब से हमारे देश में मॉडर्न डे में चालू हुआ है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ईपीएफओ प्लान्स इन कंट्रीज वेयर बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैव बीन साइंड एज ऑफ May 2021, 19 such agreements are in place. The EPFO top decision making body is the Central Board of Trustee, CBT कहा जाता है, जो मतलब EPFO में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस पे जो मेनली काम करते हैं, मतलब जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, दे आर कॉल्ड सीबीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ठीक है। The statutory body established by Employee Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952, जिसके बारे में हम लोग आज का डिटेल्स चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं। 2018 का लास्ट डेटा जो पब्लिश है, उसके हिसाब से 11 लाख करोड़, दैट इज 157.8 बिलियन अमाउंट ईपीएफओ के मैनेजमेंट में चल रहा है। ऑन 1 अक्टूबर 2014 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली मोदी जी आने के बाद, मतलब बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद, लॉन्च्ड यूनिवर्सल अकाउंट नंबर फॉर एम्प्लॉइज, ठीक है, कवर्ड बाय ईपीएफओ टू एनेबल प्रोविडेंट फंड नंबर पोर्टेबिलिटी, ठीक है, मतलब बेसिकली डिजिटल एक कॉन्सेप्ट आया प्रोविडेंट फंड में, इसका नाम दिया गया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर फॉर एम्प्लॉइज, जो ईपीएफओ के तहत आते हैं सर, प्रोविडेंट फंड नंबर पोर्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये पोर्टेबिलिटी का सुविधा कैसे आया है और इससे क्या सुविधा मिलता है, इसका भी मैं अपडेशन सभी आपको देने वाला हूँ, जो 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया। द फर्स्ट प्रोविजंस प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 में आया था, रेगुलेटिंग द प्रोविडेंट फंड ऑफ सम प्राइवेट कंसर्न्स, ठीक है, प्राइवेट कंसर्न बेसिकली ये सब मैटर को लाया था, टाटा वगैरह थे और भी हैं, ठीक है, वाज लिमिटेड इन स्कोप, बट इनका स्कोप काफी लिमिटेड था। इन 1929 द रॉयल कमीशन, मतलब उन दिनों ब्रिटिश लोग थे तो रॉयल वगैरह बहुत चलता था, द रॉयल कमीशन ऑन लेबर स्ट्रेस द नीड फॉर क्रिएटिंग प्रोविडेंट फंड्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, स्पेशली जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, और ये सबसे पहले तो चालू हुआ कोल माइंस में, ठीक है। इंडियन लेबर लॉ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1948, it was generally agreed that the introduction of a statutory provident fund for industrial worker should be undertaken.
The Coal Mines Provident Fund scheme was launched in 1948 and success of this fund led to demand of its expansion to other industries. तो ये प्रोविडेंट फंड एक्ट का आने का इतिहास है, ठीक है। ये इतिहास जानना चाहिए आपको कि कब से चालू हुआ, क्यों चालू हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया enacted in 1950 a non-justiciable directive that the state shall, within the limits of its economic capacity, make effective provisions for securing the right to work, to education and to public assistance in case of unemployment, old age, sickness and disablement and undeserved want, ठीक है। मतलब बेसिकली राइट टू वर्क के लिए, एजुकेशन के लिए, पब्लिक असिस्टेंस के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं किसी कारण से, ओल्ड एज हो गया इनके कारण, सिकनेस के कारण, ठीक है। तो वैराइटीज ऑफ रीजन के कारण, ये पर्टिकुलर लॉ काम करने के लिए इस लॉ को लाया गया था, ठीक है, अनडिजर्व्ड वांट के लिए। अकॉर्डिंगली द लास्ट मंथ ऑफ 1951 विटनेस द promulgation of Employee Provident Fund Ordinance, ये लॉ पास किया, which came into effect on 5th November 1951, ठीक है। 5 नवंबर 1951 में इसको लाया गया एक्ट को। It was replaced by the Employees Provident Fund Act, ठीक है, which extended whole of India except the Jammu and Kashmir, because जम्मू कश्मीर में स्पेशल एक्ट हुआ करता था 370, जिसको अभी हाल फिलहाल में हटाया गया सर 2019 में अगस्त में। जम्मू कश्मीर में भी ये सब रूल धीरे धीरे एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज जम्मू कश्मीर अभी भारत का इंटीग्रल पार्ट बन गया है, जो इतना दिन जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट नहीं था। The Employees Provident Fund scheme, framed under Section 5 of the Act, was introduced in stages and came into force in its entirety by 1st November 1952. धीरे धीरे सीमेंट इंडस्ट्री, सिगरेट इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, जनरल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, आयरन, स्टील, पेपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज were affected by this act. The act and scheme framed under it are administered by the Central Board of Trustees, जिसको CBT भी कहा जाता है, which consists of representative of central and state governments, employees and employees. The board administers contributory provident fund, pension schemes and insurance schemes for the workforce engaged in organized sectors in India. The board is chaired by Union Labour Minister of India. मतलब इनके हेड में यूनियन लेबर मिनिस्टर का मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, जो भारत का लेबर मिनिस्टर होते हैं उनको इसका चेयरमैन का मतलब चेयर किया जाता है, हेड बनाया जाता है, बिकॉज ये लेबर लॉ है और लेबर मिनिस्टर को ही इनका हेड होना पड़ेगा। जो पूरा भारत देश का जो काम है, जिनको चलाने वाले कौन है, लेबर है, ठीक है। बिना लेबर का कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। लेबर काम करना बंद कर दे, हम लोग सर मतलब फैशन करना भी हमारा निकल जाएगा, जो भी हो। अब देखो सर, इस पर्टिकुलर एक्ट स्कीम के अंदर 3 स्कीम यहाँ पर मेनली इंक्लूड किया गया है, ठीक है, जान लो सर। ये प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर 3 स्कीम बेसिकली कंट्रोल किया जाता है। फर्स्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, सेकेंड एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम 1976 एंड एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995, रिप्लेसिंग द एम्प्लॉयज फैमिली पेंशन स्कीम 1971। तो मेनली 3 स्कीम जो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कंट्रोल किया जाता है। एक हो गया प्रोविडेंट फंड स्कीम, एक हो गया डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम एंड तीसरा हो गया एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, ठीक है। तो ये तीनों चीज, प्रोविडेंट फंड से पेंशन का भी कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। सो ये सारा चीज मैं आपको धीरे धीरे बताने वाला हूँ। रिसेंट डेवलपमेंट में 2022 में द ईपीएफओ लोअर्ड द इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड टू 8.10% फॉर 2021-22। द ईपीएफओ लोअर्ड द इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.10 फॉर द फिस्कल ईयर 2021-22। ये रिसेंटली हुआ है, मतलब मार्च 2022, मतलब इसी मंथ का बात में किया, ठीक है। जो रिसेंट अपडेशन है ये एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, बट ये प्रोविडेंट फंड में 8.10% एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट को लोअर किया गया है पहले से, ठीक है। अच्छा, EPFO has the role of being the enforcement agency to observe the implementation of the EPF and Miscellaneous Provident Fund Act and as a service provider for the covered beneficiaries throughout the country. The act is administered by Central Board of Trustee, that is CBT, informally कहा जाता है, which consists of a chairman. तो जो Central Board of Trustee जो होते हैं, इन पे एक चेयरमैन होंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए एक्ट का कंट्रोल कैसे होता है और पर्टिकुलर अथॉरिटी कैसे चलते हैं। चेयरमैन होंगे, वाइस चेयरमैन होते हैं, 5 सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे एंड 15 स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे और 10 एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव होंगे एंड 10 एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव विद सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स एंड मेंबर सेक्रेटरी टू दी बोर्ड। इस तरह से इस पूरा का पूरा सीबीटी चलता है। The CBT executive committee is chosen from CBT members to assist the central board in discharge of its functions related to administrative
matters. The official of the organizations in the cadre of commissioners are appointed by the central board under section 5D of the Efficient Administration Act के हिसाब से चलता है. To this end, the commissioner of the organization are vested with vast powers under the statute conferring quasi judicial authority for the assessment of financial liability on the employer, search and seizure of records. ठीक है, मतलब अगर एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं होता है प्रोविडेंट फंड, तो वो सब देखने के लिए कमिश्नर रखा जाता है. अगर कुछ जरूरत पड़े तो डैमेज लगाया जाता है. अटैचमेंट एंड ऑक्शन ऑफ डिफॉल्टर्स प्रॉपर्टी, प्रोसिक्यूशंस एंड अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ डिफॉल्टर्स इन सिविल प्रिजन एटसेट्रा, ये सभी चीज कमिश्नर देखते हैं. जो इस पूरा मैटर को देखा जाता है कमिश्नर और कैडर के थ्रू से, मतलब बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आईएएस और आईपीएस के थ्रू से. Administratively, the organization is divided into zones that are headed by Additional Central Provident Fund Commissioner. At present, there are 10 zones across India. ठीक है, भारत में currently 10 जोन है इसका. The states have one or more regional offices headed by Regional Provident Fund Commissioner. ठीक है, the regional offices are subdivided into sub-regions headed by Regional Provident Fund Commissioners, that is grade 2. ठीक है, to assist them are Provident Fund Commissioner, APFCs, looking after enforcement of the act and schemes. Many district office have an APFC to implement the scheme and attend the grievances. मतलब ये प्रोविडेंट फंड को लेके जिसका जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ सब ऑफिस में जाके अपना बातचीत कर सकता है. तो मेनली क्या हो गया सर, भारत में 10 जोन में बांटा गया. उसमें सबसे पहले रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो आरपीएफसी, जो ग्रेड 1 कैटेगरी में आते हैं. रीजनल ऑफिसेस आर सबडिवाइडेड इनटू सब रीजन्स हेडेड बाय रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो ग्रेड 2 में आते हैं. तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर्स एपीएफसीज को बनाया गया. ठीक है, तो काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है सर. आपको समझ में आ रहा है ना कितना पैसा का मैनेजमेंट इसके अंदर होता है. तो इट्स अ बिग कॉन्सेप्ट सर. इस चलते इसको मैनेज करने के लिए भी अच्छा खासा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट होना चाहिए. द टोटल मैन पावर ऑफ ईपीएफओ आज के डेट में प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस पे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशंस इज प्रेजेंट 20,000 इंक्लूडिंग ऑल लेवल्स. 20,000 लोग काम करते हैं इस पूरा फंड को मैनेज करने के लिए. 815 कमिश्नर्स आर रिक्रूटेड डायरेक्टली कॉम्पिटिटिवली. ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू से भी होते हैं, थ्रू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया एज वेल एज थ्रू प्रमोशंस फ्रॉम लोअर रैंक्स. Subordinate officers, enforcement officers, accounts officers are also recruited directly in addition to promotion from the staff cadre or social security assistance. मतलब यहाँ पर जॉब के बारे में बात चल रहा था. अच्छा, रिसेंट एक जो 2014 में मोदी जी के गवर्नमेंट आने के बाद जो डेवलपमेंट इसमें हुआ है, दैट इज डिजिटल एक कॉन्सेप्ट आया सर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर. It's a 12-digit number allotted to employees who contribute to an EPF. ठीक है, जिनका भी EPF कंट्रीब्यूशन होता है उनको एक 12-digit यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है. आपके घर पे अगर कोई ऐसे प्रोविडेंट फंड होल्डर है, आप उनसे पूछताछ कर सकते हो अगर उनके पास है कि नहीं है. UAN is generated for each provident fund member by the EPFO. The UAN, that is universal account number, act as an umbrella for the multiple member ID allotted to individual by different establishment and remains the same throughout the lifetime of an employee. अगर अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट में काम करे बट इनका जो UAN है वो एक सिंगल होगा. ठीक है, और वो उनके पूरा लाइफ टाइम तक चलेगा. इट डज नॉट चेंज बिटवीन जॉब्स. जॉब चेंज हो सकता है बट आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर चेंज नहीं होगा. सर बहुत ही अच्छा बात है सर, है ना. आपका जॉब चेंज होगा तो प्रोविडेंट फंड मैनेजमेंट के लिए एम्प्लॉयर चेंज होगा, लेकिन आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से आप हर एक अकाउंट को मैनेज कर सकते हो. द आइडिया इज टू लिंक मल्टीपल मेंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स. ठीक है, यही मेनली इस यूएएन का आइडिया रिसेंट ट्रेंड में लिया गया by different establishment, and the idea is to link multiple member identification number allotted to a single member under a single UAN. This will help member to view details of the member identification numbers linked to it. The major benefit of the UN is convenience when tagging multiple member IDs of a single employee. The UN helps with transfer and withdrawals PF claims. आप provident fund के claim withdrawal कर सकते हो online offline. Along with these services like the online passbook, SMS service, can each of deposit contribution and online KYC updates can be provided based on UAN, which enables transfer of the balance from EPF to another. ठीक है, मतलब बैंक की तरह बैलेंस ट्रांसफर वगैरह में भी हेल्प करते हैं. A new 2018 UAN portal allows the member to check EPF balance, provident fund में बैलेंस चेक करने के लिए. UN details are up to date for all employees. This incentive program was announced and implemented by 2016-17 में इसको implement किया गया. Members who are unable to withdraw provident fund for any reason can withdraw without the consent of the employer. ठीक है, तो एम्प्लॉयर का कंसेंट बिना ही आप प्रोविडेंट फंड में पैसा विड्रॉल कर सकते हो. They can submit form 19 for EPF, that is employee provident fund, and form 10C for EPS. You must know these things.
ठीक है, आप अपने क्लाइंट को बाद में बता सकते हो। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए आपको 10C सबमिट करना पड़ेगा टू ईपीएफओ ऑफिस which their EPF account is maintained. UAN provided by EPFO is mainly used to track provident fund balance and provident claim status. ठीक है, आप कितना क्लेम कर सकते हो और क्या करंट बैलेंस है, इसके लिए यूएन मेनली काम करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट पेंशन का भी ये कॉन्सेप्ट है सर। द एम्प्लॉय स्कीम has been controlled by EPFO since 1995. The main advantage of this scheme is to provide social security to provident fund members. Under the scheme, employee working in the organized sector can gain pension benefit after reaching age 58. 58 के बाद ही पेंशन स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। This EPS applies to new and existing members, दोनों के लिए होता है। सो ये एक आपको मैं कंप्लीट काम बता दिया कि किस तरह से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन चलता है और किस तरह से वो मैनेज करते हैं, और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर क्या क्या और भी एक्ट आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो मेनली मैं आपको 3 स्कीम के बारे में बताया, एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, एक एम्प्लॉय इन्वेंशन स्कीम और एक एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, ओके, चलो सर अब थोड़ा डिटेल्स जानकारी लेते हैं। अच्छा, प्लीज टेल मी, आपको ओवरव्यू समझ में आया? हेलो, यस सर। ओके सर, चलो आगे देखते हैं। The Employee Provident Fund Miscellaneous Provisions Act 1952 सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है to provide for institution of provident fund, pension fund, deposit link insurance fund और for employee working in factories and other establishment। मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, पहले माइंस के था, पहले प्राइवेट सेक्टर्स में आया था 1925 में, फिर धीरे धीरे माइंस में लगाया, ठीक है, 48 के टाइम पे। उसके बाद सक्सेसफुल होने के बाद इसको बाकी इंडस्ट्रीज में भी एप्लीकेबल करना चालू कर दिया। द एक्ट एम्स टू प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी। इस एक्ट के पीछे का मेन रीजन है सोशल सिक्योरिटी देना, किसको? एम्प्लॉइज को, ऑब्वियसली, जिनके कारण देश चलता है। ऐसे मुझे एक बहुत ही फेमस कविता याद आ रहा है मैं कभी कभी ना थोड़ा भावुक हो जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते। आई होप आप लोग देखते होंगे, ये मेरा एक नेचर बन गया है। ठीक है, कविता याद आ जाता है पढ़ाते पढ़ाते। आप लोग पढ़े हो सर बंगाली पोएट्री? जो लोग बंगाली मीडियम में पढ़ा है शायद उनको पता होगा, या बंगाली पढ़ा है तो पता होगा। संपद, स्नेहेश, तौथा में भी, रोशनी दे में भी अगर बंगाली मीडियम है तो पढ़ सकते हैं। मैंने एक कविता पढ़ा, आई थिंक रविन्द्रनाथ टैगोर का, आई थिंक, मुझे याद एग्जैक्टली नहीं है राइटर कौन है, बट कविता का याद है सर। कविता का नाम है, बंगाली में लिखूं? ওরা কাজ করে। কেউ পড়েছিস কখনো? স্যার আমাদের তো মনে হয় ছিল না। नहीं, ठीक है, स्कूल में ना भी पढ़ सकते हो, लेकिन कभी ऐसे पढ़े हो क्या, ওরা কাজ করে? ইয়েস স্যার পড়েছি। পড়েছিস? আরে বাহ, স্যার কবিতা তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। কবিতা, ইয়েস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কি এটা? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ স্যার, রবীন্দ্রসঙ্গীতও আছে এটাতে। তাই? আরে আমি ওই জন্যই তথা তথা এগুলোর খবর রাখে, নীলও খবর রাখে, নীলও গানের জগতের সঙ্গে জড়িত। ইয়েস, आई अंडरस्टैंड। ওরা কাজ করে, इट्स ब्यूटीफुल, मतलब द मीनिंग ऑफ दिस पोएट्री इज ब्यूटीफुल। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं स्कूल में पढ़ता था। मतलब बेसिकली जो काम करते हैं ना, मुझे कविता तो याद नहीं है, तो उधर की लाइन মনে আছে ওরা কাজ করে? কারোর किसी को याद है तो दो तीन लाइन बता सकते हो। मुझे तो याद नहीं है, बट इसका मतलब पूरा पता है मुझे। কারোর মনে আছে? আরে ওরা কাজ করে, সে শুধু লাস্টটা মনে আছে। লাস্টে কি আছে, লাস্টের লাইনটা? তো স্যার, দুঃখ সুখ দিবস রজনী মান্দ্রিত করে তোলে জীবনের মহামন্ত্র ধ্বনি, শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে ওরা কাজ করে। ওরা কাজ করে, मैंने बेसिकली आई होप यू अंडरस्टैंड, ये जो लास्ट जो लाइन तूने बताया, শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্ন শেষ পরে ওরা কাজ করে, सो हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज कि जो काम करते हैं उनके बिना सोसाइटी बन ही नहीं सकता। विदाउट दैट यू कांट बिल्ड अ सोसाइटी। मुझे लिरिक्स नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पर है, ओरा काज करे। ठीक है,
हिस्ट्री ऑफ इंडियन द फर्स्ट प्रेसिडेंट रिवील्ड हिम द ट्रूथ ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, ठीक है, द ट्रू बेसिकली द ट्रूथ ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। ये बंगाली में लिखा है, आई कैन अंडरस्टैंड, आप लोग भी जो लोग बंगाली जानते हो। অলস সময়ে ধারাবে মন চলে শূন্য পানে চেয়ে, সে মহাশূন্যের পথে ছায়া আঁকা ছবি পড়ে চোখে, কতকাল দলে দলে গেছে কত লোকে, সুদীর্ঘ অতীতে জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে, এসেছে সাম্রাজ্যলোভী পাঠানের দল, এসেছে মোগল বিজয় রথের চাকা, উড়িয়াছে ধূলিজাল উড়াইছে বিজয় পতাকা, শূন্য পথে চাই আর তার কোনো চিহ্ন নাই, নির্মল সে নীলিমায় প্রভাতে ও সন্ধ্যায় রাঙালো, যুগে যুগে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আলো, আর বার সেই শূন্য তল, আসিয়াছে দল দলে দলে লৌহ বাঁধা পথে, অনল निशानी प्रबल इंग्रेज। बेसिकली फॉरेन अटैकर्स को खत्म कर दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, यहाँ पर करना भी चाहिए। বিকীর্ণ করেছে তার তেজ, জানি তারা তারও পথে দিয়ে বয়ে যাবে কাল, কোথায় ভাষায় দেবে সাম্রাজ্যের দেশ বেড়া জাল, জানি তার পণ্যবাহী সেনা জ্যোতিষ লোকের পথে রেখামাত্রী চিহ্ন রাখিবে না, মাটির পৃথিবী প্রাণে আঁখি মেলি যাবে, দেখি সেথা কল কল রবে বিপুল জনতা চলে। हाँ, लास्ट लाइन जो आपने बोला, দুঃখ দুঃখ সুখ দিবস রজনী মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্র ধ্বনি, শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে ওরা কাজ করে। बेसिकली मतलब क्या है? बेसिकली मतलब यही है कि इतना बड़ा देश चलता है और इतना बड़ा देश चलने के पीछे अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो बेसिकली जो श्रमिक है, जो समाज के लिए काम करते हैं, they are mainly benefited from, मतलब they basically give benefit to all the persons, ठीक है। जो भी हम लोग एसी में सोते हैं या पंखा के नीचे हवा खाते हैं, लेकिन इसका मेन क्रेडिट तो जाता है सर जो काम करते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य है, चाहे दुनिया किसी भी कोने में हो, कितना लोग लूटा चला गया, फिर भी हम लोग बना लिए बिकॉज ऑफ एम्प्लॉइज, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ सर। हाँ, एम्प्लॉइज, विदाउट एम्प्लॉइज वी कांट बिल्ड। चाहे कोई भी हो, हम लोग भी हो सकते हैं, हमारे फैमिली से भी हो सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय के बिना तो दुनिया में कुछ नहीं। तो इनके सिक्योरिटी के लिए ही ये पर्टिकुलर एक्ट है, तभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया। ऐसे आप लोग रविन्द्रनाथ टैगोर का कविताएं पढ़ते हो जो लोग, उनको समझ में आएगा रविन्द्रनाथ टैगोर का फीलिंग्स। मैं पढ़ता था एक टाइम पे बहुत ज़्यादा, आजकल भी कभी कभी अच्छा लगता है ना कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। स्पेशली जो समाज से जुड़े हुए होते हैं या देश के बारे में होते हैं, मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, जीवनानंद, या फिर साथ में मेरे को आजकल बहुत अच्छा लगता है सर, ये आपका हिंदी में बहुत फेमस है हरिवंश राय बच्चन और मुंशी प्रेमचंद जी, दे आल्सो वेरी, मतलब बहुत ही जबरदस्त कविता है जो समाज को हिला के रख दे। वैसा भारत का सोच आजकल कहाँ है। ठीक है, चलो, तो बेसिकली आप लोगों को समझ में आ गया। एक सेकेंड, ज्योति बार बार ट्राई करे जा रहा है, मैं थोड़ा सा ज्योति को कोऑपरेट करने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, नाउ तो ये स्कीम के पीछे मेन बात है जो काम करते हैं उनके लिए ही है। स्कीम मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। The three schemes mentioned above confer significant social security benefit on workers and their dependents, ठीक है, जो काम करते हैं, ठीक है, ओरा काज करे, दैट मीन्स जो काम करते हैं। ये सर, ये कविता मैंने ना तो खुद सुनने के लिए आपको बोला, ये मुझे याद आ गया कोइंसिडेंटली, बार बार वर्कर्स वर्कर्स बोलते बोलते याद आ गया, तो मैं सोचा कि कोई अगर जानता है तो एक बार बोल दूं। और इंटरेस्टिंग बात है कि ये सब चीज़ें आपको ना एक्ट को याद रखने में काफ़ी हेल्प करेगा, तो इसका बेनिफिट ज़रूर लीजिएगा कि सर ने ये एक्ट पढ़ाने के टाइम पे बंगाली पोएट्री सुनाया था रविन्द्रनाथ टैगोर का। So these schemes taken together provide to the employees an old age and survivorship benefits, a long-term protection and security to the employee and after his death to his family. Basic बात यही है। And timely advances including advance during sickness and for purchase construction of a house, ठीक है, घर खरीदने के लिए भी प्रोविडेंट फंड का पैसा इस्तेमाल किया जाता है। The act is now applicable to employees drawing pay not exceeding 15,000 per month. ये एक्ट मेनली जिनका मंथली पेमेंट 15,000 पर मंथ से कम है उनके लिए एप्लीकेबल होते हैं, अप टू 15,000 पर मंथ। The act extends to the whole of India. The term pay include basic wages with DA, retaining allowance, मतलब स्टार्ट तो हुआ था कश्मीर को छोड़ के, बट आजकल कश्मीर पे भी लागू होना चालू हो गया है।
एंड कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशंस। ठीक है, इस तरह का चीजों में एप्लीकेबल होने के लिए इसको लाया गया। आगे देखते हैं सर कुछ सेक्शन वाइज और बातें। सेक्शन 1 subsection section 3 subsection 1 section 1 subsection 3 provides that subject to section 16 this act applies to every establishment। ये act कहाँ लगता है सर? वो establishment में which is a factory engaged in any industry specified in schedule 1 and in which 20 or more persons, मतलब जहाँ पर ओरा काज करे कितना सर? 20 या उससे ज्यादा। ठीक है, ओरा काज करे 20 या मोर। ओके to any other establishment employing 20 or more person or class of such establishment which the central government may by notification in the official gazette specify in this behalf। Central government CG may apply to this provision to this act to any establishment employing such number or persons less than 20 as may be specified in the notification। मतलब अगर 20 से कम लोग कहीं पर काम करते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि वहां पर एप्लीकेबल होना चाहिए तो कर देगा। नॉट लेस देन 2 months नोटिस इज टू बी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू सच एस्टेब्लिशमेंट। कम से कम 2 महीने का नोटिस उस एस्टेब्लिशमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। 2 महीने से कम का नोटिस से नहीं चलेगा, कम से कम 2 महीना नोटिस देगा, फिर एप्लीकेबिलिटी चालू होगा। याद रखिएगा ये सब बातें। वेयर इट अपीयर्स to the Central Provident Fund Commissioners that the employer and the majority of the employees have agreed that the provisions of this act should be made applicable to their establishment, he may by notification apply the provisions of this act to that establishment on and from the date of such agreement or from any subsequent date specified in such agreement. Once the act is covered by any establishment, it shall continue to apply notwithstanding the number of the person employed therein shall at any time falls below 20। एक बार लागू हो जाए तो लागू होके ही रहेगा। ठीक है, 20 के नीचे आ जाए तो भी लागू रहेगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। ये केस चालू, मतलब ये जो बात है ना, ये एक्ट चालू होने के बाद अगर एम्प्लॉय कम हो जाते हैं तो क्या एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है। In Goods Spared Public School versus EPF organizations, it was held that a school rightly covered under PF when the principal has affirmed about employment of 20 employees। ठीक है, ये केस बना था। मेसर्स नसीरुद्दीन बीड़ी मर्चेंट, मतलब जो सिगर बीड़ी जो होता है ना सर, वो वाला बीड़ी। ठीक है, बीड़ी मर्चेंट लिमिटेड वर्सेस CPF कमिश्नर ऑल इंडिया रिपोर्टिंग में सुप्रीम कोर्ट held that this act would apply even in respect of home workers engaged through contractor। अगर कोई होम वर्कर्स घर पे काम करते हैं बट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू से, एंड कैनॉट बी ऑब्जेक्टेड एनीमोर। ठीक है, एंड कैनॉट बी ऑब्जेक्टेड एनीमोर, उनके केस में भी ये एक्ट लागू हो सकता है अगर वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू से आते हैं, बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो प्रोविडेंट फंड के अंदर आ जाता है सर। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्टर बिना होगा तो फिर वो अनऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, तो उन पे नहीं लगेगा। ये 2001 में हुआ था। अन्नम्मा यिप्पे, ये साउथ इंडियन कॉन्सेप्ट नाम है सर। ठीक है, अन्नम्मा यिप्पे versus Regional Provident Fund Commissioner 1903 LLR to the 27, it was held that wherein an establishment that the strength of the employees at a particular time is below 20, it cannot be contended by the employer that the establishment is no longer with the purview of the act। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये 93 में भी इसके बारे में केस बना था। ठीक है, तो अच्छा, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट में देख लो सर। Section 16 subsection 1 of the act provides that this act is not applicable to the following। कहाँ applicable नहीं करोगे? To any establishment registered under the cooperative society। ठीक है, जो organizations cooperative society act 1912 or under any other law for time being in force in any state relating to cooperative societies employing less than 50% and working without the aid of the power। मतलब जहाँ पर पावर जनरेशन यूनिट का फिर मतलब कोई बात नहीं है, मतलब कोई बड़े बड़े पावर जनरेटिंग कॉन्सेप्ट में वहाँ पर काम नहीं होता। ठीक है, तो 50 से कम है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत चलते हैं, तो उन पे भी प्रोविडेंट फंड लागू नहीं होता। टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट बिलोंग टू अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल और स्टेट गवर्नमेंट एंड हुज एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू बी द बेनिफिट ऑफ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड और ओल्ड एज पेंशन इन अकॉर्डेंस विद एनी स्कीम और रूल फ्रेम्ड बाय द CG ऑन द स्टेट गवर्नमेंट गवर्निंग सच बेनिफिट्स। अगर अलग से कुछ बेनिफिट उनको मिलता है, ठीक है, तो फिर उनको प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर नहीं रखा जाता। To any other establishment set up under the central provisional or state act and whose employees are entitled to benefit of contributory provident fund or old age pension in accordance with any scheme or rule framed under that act governing such benefits। तो जो अलग लेवल में गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट लेता है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में है, ठीक है, 50 से कम लोग काम करते हैं, विदाउट पावर है, ठीक है, ऐसे एस्टेब्लिशमेंट में आपको प्रोविडेंट फंड एक्ट एप्लीकेबल करने का जरूरत नहीं है। ठीक है,
सर जैसे कि मैं आपको शुरू से बोले जाता हूँ कि हर एक्ट का डेफिनेशंस होता है, तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। सेक्शन 2 सबसेक्शन ए डिफाइंस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो पिछले एक्ट में भी मैंने बताया था, इन रिलेशन टू एस्टेब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू और अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और रिलेशन टू एस्टेब्लिशमेंट जो रेलवे कंपनी, मेजर पोर्ट, माइन और एन ऑयल फील्ड, कंट्रोल इंडस्ट्री, in relation to an establishment having department or branches in more than one state, the appropriate government is the central government. Okay, in relation to any other establishment, the appropriate government is the state government. ठीक है, ऐसे होते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन ए के तहत। ऑथराइज ऑफिसर्स मतलब आपको, मैं ऑलरेडी ऑफिसर्स के बारे में काफी सारा बात करके आया अभी अभी कुछ देर पहले कि किस तरह से अथॉरिटी के थ्रू से कमिश्नर, सब कमिश्नर, हाँ, Central Provident Fund Commissioner, Provident Fund, Deputy Provident Fund Commissioner, Regional Provident Fund Commissioner, such other officers as may be authorized by central government by notification in the official gazette. ठीक है, तो ये वहां पर बताया गया। बेसिक वेजेस देख लो सर, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हर एक्ट का होता है, आपको जरूर जानना चाहिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन बी डिफाइंस द टर्म बेसिक वेजेस एज ऑल emoluments which are earned by an employee while on duty or on leave or by holidays with wages in either case in accordance with the terms of the contract of the employment and which are paid by or payable in case to him, but does not include the cash value of any consideration, any DA, that is to say all cash payment by whatever name called paid to an employee on account of a rise in the cost of living, हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, ये सब टैक्स में पढ़ते हो आप लोग, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूँ, बोनस, कमीशन और एनी अदर सिमिलर अलाउंस पेबल टू द एम्प्लॉय इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट, इसको बेसिक वेजेस के अंदर रखा नहीं जाता। एनी प्रेजेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर, इससे भी नहीं रखा जाता, ठीक है, डज नॉट इंक्लूड। बाकी जो भी चीजें मिलता है वो वेजेस कैटेगरी में, बेसिक वेजेस कैटेगरी में आ जाते हैं। इसी तरह से कंट्रीब्यूशन क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन सी defines the term contribution as a contribution payable in respect of a member under the scheme or contribution payable in respect of an employee to whom the insurance schemes applies. इंश्योरेंस स्कीम भी अप्लाई हो सकते हैं, जैसे डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस था, ठीक है, आपके डिपॉजिट के बेसिस में इंश्योरेंस में भी पैसा दिया जाता है, जो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो इंश्योरेंस के थ्रू से आपको फ्यूचर में मिलेगा। जो डिपॉजिटिंग इंश्योरेंस स्कीम है वो भी इसके अंदर है, वो भी कंट्रीब्यूशन है। प्रोविडेंट फंड में तो कंट्रीब्यूशन आप करते ही हो, तो कंट्रीब्यूशन क्या है उसके बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन सी बताते हैं। हर एक वर्ड का मतलब जो मेन वर्ड है वो लॉ जरूर डिफाइन करेगा सर, ये लॉ का एक स्पेशलिटी होता है, खासियत होता है। इट मींस प्रोविडेंट फंड एस्टेब्लिश अंडर दिस स्कीम, फंड का मतलब है प्रोविडेंट फंड बनाया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन एच के तहत, ठीक है। एम्प्लॉयर का मतलब जहां पर आप काम करते हो ऑब्वियसली, बट सेक्शन 2 सबसेक्शन ई डिफाइंस द टर्म एम्प्लॉयर एज, सर मैं और एम्प्लॉयर के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, आपको समझ में आ गया। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, फैक्ट्री, ये सब पुराने लॉ में भी मैंने बोला, इससे पहले वाले लॉ में भी मैंने बोला। स्कीम मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फिर भी सेक्शन देख लो थोड़ा। सेक्शन 5 सेक्शन 6 से सेक्शन 6C, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम एंड एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। The details of schemes will be seen. Section 7 gives power to the central government to amend or vary either prospectively or retrospectively, ठीक है। prospect मतलब future, retrospective मतलब चेंज होगा बट पास्ट के साथ। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ही होता है, मतलब अगर आज 2022 का 11 अप्रैल है, ठीक है, कोई रूल में चेंज करना चाहता है मानो 2010 से, ठीक है, तो 2010 से अगर कुछ चेंज होगा या 2015 से कोई चेंज होगा, 2018 से कुछ चेंज होगा, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव कहा जाता है। रेट्रो मतलब क्या, रेट्रो मतलब ओल्ड है ना, पुराना, क्लासिकल भी बोलते हैं। तो रेट्रोस्पेक्टिव वे में कुछ चेंज कर सकते हैं, ये सब पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। द पेंशन स्कीम और द इंश्योरेंस स्कीम एज द केस मे बी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में क्या बोला है ये थोड़ा सुन लो, जानना चाहिए ना। ऐसे तो मैं बता दिया, सेक्शन 5 अभी ओवरव्यू में ही बताया। Section 5 provides that central government framed a scheme called the Employee Provident Fund Scheme, scheme for short. Okay. For the establishment of Provident Fund of Employee, the central government framed the Employee Provident Fund Scheme 1952, which came into effect from 2nd September 1952. The fund shall vest in and be administered by the central board, है ना, CBT मैं आपको बताया, central board trustee constituted under section 5A of the act. The scheme framed may provide for all or any of the matters specified in schedule 2. The scheme may provide that any of the provisions shall take effect either prospectively or retrospectively on such date as may be specified by this scheme, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम बनाया जहां पर लोग अपना मतलब एम्प्लॉय अपना पूरा काज करे, जो लोग है सर, ठीक है, एम्प्लॉइज, श्रमिक जो भी हैं जो काम करते हैं, 15,000 तक का जिनका मंथली सैलरी है, ठीक है, वो अपने प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करेगा, वो स्कीम की तरह वहां पर बने रहेगा और रिटायरमेंट के टाइम पे उनको मिलेगा। बीच में भी मिल सकता है क्या, यस बीच में भी मिल सकता है। सेंट्रल बोर्ड, सेक्शन 5A
provides for the establishment of central board by the central government. The board consists of a chairman, vice chairman. सर अभी बोल दिया, छोड़ो इसको. हाँ, सेंट्रल बोर्ड के बारे में और नहीं बोलूंगा. स्टेट बोर्ड, section 5B gives the power to central government in consultation with the government of any state. Constitutions for the state, a board of trustee to exercise such power and perform such duties as the central government may assign it from time to time. Contribution, sir, contributions के बारे में section 6 बात करता है. चलो थोड़ा देख लेते हैं. As per section 6, the contribution which shall be paid by the employer, normally contribution employer करेगा, to the fund shall be 10% of the basic wages. Basic wages का 10%. Dearness allowance and retaining allowance का, ठीक है. Basic, dearness, retaining allowance का 10%, if any, for the time being payable to each of the employees, whether employed by him directly or through contractor. चाहे directly employ करें या contractor के through से उनके factory में काम करने आए. And employees contribution shall be equal to the contribution payable by the employer. मतलब employer जितना पेमेंट करेगा, ठीक है, उतना पेमेंट एम्प्लॉय खुद भी करेगा फंड के अंदर. मतलब जो प्रोविडेंट फंड बनाया जाएगा, जो मैं आपको सैलरी चैप्टर में बहुत डिटेल्स में बार बार बताता रहता हूँ, जितना एम्प्लॉयर डालेगा उतना पैसा एम्प्लॉय भी परसेंटेज डालेगा. नॉर्मली 10% ऑफ बेसिक वेजेस, डियरनेस अलाउंस एंड रिटेनिंग अलाउंस. ठीक है, ये सब आपको क्या बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड में सैलरी चैप्टर में काफी डिटेल्स में समझाया जाता है, मतलब कैलकुलेशन करके, क्योंकि टैक्सेबिलिटी का भी मैटर होता है. If the desire may make contribution exceeding the prescribed rate, but subject to the condition that employer shall not be under any obligation to contribute over and above the contribution payable as prescribed by the government from time to time under the act. The government has realized the rate of provident fund contribution from the current is 8.33, ठीक है, to 10% in general, and in case the establishment specifically notified by government from 10% to 12% with effect from September 22, 1997. मतलब अभी 8.33 तो नहीं है, अभी तो 8.10 कर दिया ना. द गवर्नमेंट हैज रेज्ड द रेट ऑफ प्रोविडेंट फंड, मतलब प्रोविडेंट फंड में जो इंटरेस्ट रेट है पहले 10% था, फिर 8.33 कर दिया, फिर अभी उसको और भी थोड़ा कम किया गया. ठीक है, वो गवर्नमेंट का कुछ कॉन्सेप्ट है सर, कि बढ़ते हैं कि कम होते हैं. ठीक है, डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट अर्निंग पे, गवर्नमेंट के खर्चे पे, बहुत सारा चीज़ मैटर करता है. ठीक है, जो गवर्नमेंट चलाते हैं उन्हीं को पता होता है कि क्यों कम करते हैं, क्यों ज़्यादा करते हैं. ओके, each contribution shall be calculated to the nearest rupee. 50 paise or more to be counted as the next higher rupee or fraction of a rupee less than 50 paise to be ignored. मतलब अगर 50 पैसे से कम हो तो उसको इग्नोर करके नीचे वाला ले लो, 50 पैसे से ज्यादा हो तो सामने वाला ले लो. मतलब बात ऐसा है कि 8.33 है तो आपको नियरेस्ट रूपी मतलब 8 मान के करना चाहिए कैलकुलेशंस, और अगर 8.60 है तो आप ऊपर की तरफ 9% मान के चलेंगे. ठीक है, तो ईच कंट्रीब्यूशन शैल बी कैलकुलेट टू द नियरेस्ट रूपी, that is 50 पैसा or more to be counted as the next higher rupee and fraction of a rupee less than 50. जैसे आप लोग टैक्स में करते हो ना सर, ठीक है, फ्रैक्शन को एक टोटल में कर देना, वैसा ही. मतलब 5 के पास है तो नीचे वाला पार्ट को ले लेते हैं. ठीक है, मतलब 5 के नीचे है तो फिर नीचे वाला चीज होल हो जाएगा, और 5 के ऊपर है तो सामने वाला. वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है. Dearness allowance shall include the cash value of any good concession allowed to an employee. Retaining allowance is the allowance payable to an employee for retaining his service when the establishment is not working. The Provident Fund scheme has made the payment of contribution mandatory, and the Act provides for no exception under which a specified employer can avoid his mandatory liability. Sir, कोई भी एम्प्लॉयर इसको स्कीप नहीं कर सकता. ठीक है, मैंडेटरी लाइबिलिटी है, एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा. ठीक है, वेज लिमिट भी बता के रखा है सर. कंट्रीब्यूशन इज पेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 15,000 बाय एम्प्लॉयर and employee with effect from 1st of September 2014. Contribution is paid up to maximum 15,000 by employer and employee with effect from 1st September 2014 to pay a contribution on higher wages. A joint request from employee and employer is required. In such case, the employer has to pay administrative charges on the higher wages. For the international worker, age ceiling is 15,000 is not applicable. अच्छा देखो, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर एनुअली 15,000 करता है. ठीक है, 15,000 करता है. ये 1 सितंबर से चालू हुआ, लेकिन इंटरनेशनल वर्कर के लिए ये सेलिंग लिमिट 15,000 का कोई बात नहीं है, मैक्सिमम जा सकता है. अच्छा, नॉर्मल के केस में भी क्या मैक्सिमम हो सकता है, उसके लिए आपको मतलब रिक्वेस्ट डालना पड़ता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों को, तब जाके 15,000 से ज्यादा भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है. अच्छा, applicability of this scheme. The scheme shall apply to all factories and establishment to which act applies. This scheme shall not applicable to the
टी फैक्ट्रीज इन द स्टेट ऑफ आसाम, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, आसाम के चाय फैक्ट्री में नहीं लगता। सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो। है सर, है सर। हाँ सर। ठीक है, तो टी स्टेट ऑफ आसाम पे अभी एप्लीकेबल नहीं है। फ्यूचर में अगर एप्लीकेबल होगा तो उसके लिए आपको प्रोविडेंट फंड के साइट में जाके चेक करना पड़ेगा, फिलहाल तो नहीं है। विथड्रॉन फ्रॉम द फंड, फंड से विथड्रॉल कब कब कर सकते हो? विथड्रॉल फ्रॉम द फंड इज अलाउड फ्रॉम द फॉलोइंग पर्पस। क्या क्या पर्पस में आप प्रोविडेंट फंड को, तो मतलब बेसिकली प्रोविडेंट फंड से पैसा उठा सकते हो? देखो, अगर आपको घर बनाना है, ड्वेलिंग हाउस, फ्लैट, और फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ड्वेलिंग हाउस इंक्लूडिंग द एक्विजिशन ऑफ ए सुइटेबल साइट फॉर दिस पर्पस, फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन इन स्पेशल केसेस, लोन चुकाने के लिए कोई स्पेशल केसेस में, विथड्रॉल विद इन 1 ईयर बिफोर द रिटायरमेंट, ठीक है, विद इन 1 ईयर बिफोर द रिटायरमेंट, withdrawal up to 75% of the balance if not employed from 1 month or more, subject to approval of provident fund commissioner or any officer authorized by him। आप 75% तक बैलेंस उठा सकते हो। such withdrawals are not required to be repaid। ठीक है, जो विड्रॉल आप करोगे उसको वापस रीपे करने का जरूरत नहीं है। एडवांस फ्रॉम द फंड, क्या आप लोन ले सकते हो? यस, आप प्रोविडेंट फंड को दिखा के लोन ले सकते हो। एडवांस फ्रॉम द फंड आर पेड टू द फॉलोइंग पर्पस, फॉर इलनेस इन सर्टेन केसेस, फॉर मैरिजेस ऑफ पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब 10th के बाद, मैट्रिकुलेशन मतलब 10th, ठीक है, तो पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, पुराने जमाने में एक्चुअली 10th के बाद 11th का एक एग्जाम होता था, उसी को मैट्रिकुलेशन कहा जाता था। आज के जमाने में 10th को ही मैट्रिक माना जाता है। तो फॉर मैरिजेस ऑफ पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इन abnormal conditions such as calamity of exceptional nature such as flood, earthquake or riots, non-refundable, granted to members affected by cut in supply of electricity, ठीक है, ग्रांट ऑफ एडवांस टू मेंबर हु आर फिजिकली हैंडीकैप्ड, ठीक है, ये सब एडवांस दिया जाता है प्रोविडेंट फंड से। तो बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस में है सर। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम बहुत काम आता है सर किसी भी देश में। जो देश में ये सब सिक्योरिटी एम्प्लॉइज को मिलेगा तभी ना देश आगे बढ़ेगा, है ना। देश चलाना इतना आसान नहीं होता, कितना सारा प्लान करना पड़ता है। एक देश चलाना समझ जाओ ना तो समझ लो कि सबसे पहले तो घर चलाना समझना चाहिए लोगों को, हर इंसान को, कि मैं अपने घर को कैसे चलाऊं। अगर आप घर चलाना समझोगे तो फिर आप एक बिजनेस चलाना भी समझोगे, एक दुकान चलाना समझोगे, फिर एक कंपनी बिल्ड करना सीखोगे, और उसके बाद आप धीरे धीरे एक डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट, उसके बाद एक कंट्री, ठीक है। ये सब एक्चुअली घर से ही सीखा जाता है। इसीलिए ना कौन कितना क्वालिफाइड है डजंट मैटर सर। सीरियसली आपको मैं एक दिल का बात कर रहा हूँ। मैं आपको पता है कि पढ़ाते पढ़ाते मैं थोड़ा सा दिल का सुनता हूँ और आपको भी शेयर करता हूँ। आप पढ़ते पढ़ते क्या रियलाइज करते हो आप ही जानो, बिकॉज आपका रियलाइजेशन तो मैं नहीं जान सकता। बट एक जेन्युइन बात है सर, जो भी कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा देश है, हाँ 140 करोड़ की आबादी है, आपको क्या लगता है कि एडुकेटेड होने से ही कोई अच्छा देश चला लेगा? मतलब क्वालिफाइड होने से, मतलब किसका अगर बहुत सारा डिग्री हो, ठीक है, बहुत नॉलेज रखता है, या तभी वो देश को चला सकता है या फैमिली को चला सकता है अच्छे से? ऐसा है क्या? मैं जस्ट आपको पूछ रहा हूँ, आपका क्या मानना है? मैंने ऐसा भी लोगों को देखा सर जिनके पास एजुकेशन प्रॉपरली है नहीं, पर फिर भी वो क्या अच्छे से घर को मैनेज करते हैं। घर के हर एक लोगों का सिक्योरिटी देखता है, उतना भी पढ़ा लिखा नहीं है, एवरेज पढ़ा लिखा है, एवरेज पढ़ा लिखा, एवरेज मतलब हाँ कैसे भी करके स्कूल पास किया है, मतलब 12th पास किया है, फिर बिजनेस पे लग गए या जॉब में लग गए, बट अच्छे से फैमिली मैनेज करते हैं। बट मैंने ऐसे कितना सारा एजुकेटेड लोग भी देखा जो काफ़ी क्वालिफाइड है, काफ़ी बड़े रैंक में जॉब भी कर लेते हैं, बट फिर भी फैमिली मैनेज नहीं कर पाता। क्या बोलते हो सर, आप लोगों का क्या मानना है? प्लीज टेल मी। अरे बोलो सर, क्या हाईली क्वालिफाइड होना जरूरी है या फिर ये जो शिक्षा है ये घर से आता है? प्लीज टेल मी सर, इतना तो मुझे बताओ। अरे कुछ तो बताओ, हाँ ना कुछ तो बोलो। है सर। हाँ सर बस हाँ सर, मतलब हाईली क्वालिफाइड होना जरूरी है, ये सुनो, ये तो मैं मुझे समझ में नहीं आया। मतलब बहुत क्वालिफाइड, স্যার हाँ बोलो। আছে, স্যার দরকারও আছে, আবার দরকার এরকম একটা পজিশন আছে। मेरा নলেজ क्वेश्चन শেষের আগে তারপর তো সে কোয়ালিফাই। यस, नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है, क्वालिफिकेशन देखिए
लोग भाई कई बार मतलब परसेप्शन लेते हैं ना कि कितना पढ़ा लिखा है, बट आपको सच में लगता है कि कितना डिग्री उसके नाम के आगे पीछे है बहुत मायने रखता है? नहीं सर, बहुत मायने नहीं रखता। ওটা স্যার অতটা ভ্যালু না স্যার। नहीं सर, एकदम बिल्कुल नहीं। ভ্যালু मतलब হচ্ছে बेसिकली কতটা নলেজ আছে সেটাই ভ্যালু। यस, आप अपने नॉलेज को किस तरह से इस्तेमाल करते हो, और उसके लिए जो बेसिकली घर का शिक्षा है, फैमिली मैनेज करना, ये सब चीज़ हम अपने पेरेंट्स से सीख सकते हैं, या पेरेंट्स, अगर कोई पेरेंट्स फेलियर होते हैं तो उनसे भी सीख सकते हैं, मतलब क्यों फेलियर हुआ। ठीक है, ऐसा भी बहुत सारे फैमिली है, कोई फैमिली क्यों फेलियर होते हैं, कोई फैमिली क्यों सक्सेसफुल होते हैं, आपको उससे समझ में आएगा कि कुछ तो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम স্যার है। অনেকে তো স্যার অল্প পড়তে স্যার তারা বিজনেসম্যান হয়েছে, ওটা यस নলেজটাই তো আছে না। यस, बिजनेसमैन तो हुआ है, मैं बिजनेसमैन का बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिकली मैनेजमेंट। ठीक है, घर चलाना, स्टेट चलाना, डिस्ट्रिक्ट चलाना, देश चलाना। ठीक है, मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये शिक्षा पढ़ा, मतलब आप एजुकेशन के थ्रू से या डिग्री के थ्रू से आपको कितना मिलेगा आई डोंट नो, मतलब मुझे डाउट है, बट ये शिक्षा घर से मिलता है। इसको बोलते हैं वैल्यू एजुकेशन, मतलब नॉलेज फ्रॉम योर होम, नॉलेज फ्रॉम योर फैमिली, जिसको हम लोग फैमिली वैल्यूज बोलते हैं ना सर, वो। ठीक है, तो ये देश का वैल्यू सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है सर, फैमिली वैल्यूज। जब भी कोई देश फेलियर होते हैं ना किसी मैटर में, इसका मतलब आप समझ जाना कि फैमिली वैल्यू क्या हुआ है, डेंजर में है। कोई भी कंट्री जब भी किसी सिचुएशंस में खराब हालत में पड़ता है ना, इसका मतलब है कि फैमिली वैल्यूज डेंजर में है। क्योंकि जो इंसान फैमिली वैल्यूज को समझते नहीं ना, वो इंसान देश के बारे में भी कोई समझदारी नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि फैमिली में भी जैसे मेंबर होते हैं ना, 4-5 जितना भी हो, देश में भी 140 करोड़ का मेंबर है, स्टेट में 10 करोड़ का मेंबर है। जो फैमिली के बारे में फील कर सकते हैं, फैमिली की सिक्योरिटी के बारे में फील कर सकते हैं, वही देश के बारे में फील कर सकते हैं। बेसिक नॉलेज है सर, बट इतना बेसिक भी नहीं है। पॉइंट है कि ना, ये समझने वाला बात है, इसको आप डिग्री से कभी भी जस्टिस नहीं कर सकता। ओके, चलो सर, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे ज्ञानी गुणी लोग हैं सर। मैं कभी कभी, पहले मुझे भी लगता था, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन मेरे मन में आता है, जैसे नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन, आई एम नॉट अगेंस्ट हिम, बट मेरे मन में कुछ सवाल आता है, अमर्त्य सेन कितना अच्छा अच्छा काम किया है, नोबेल लॉरेट भी है, लेकिन जब मैं इनका कंट्रीब्यूशन मेरे स्टेट की या मेरे कंट्री के लिए देखता हूँ, तो मुझे ऐसा सच कुछ दिखता नहीं है। तो फिर मुझे लगता है कि इनके नोबेल मिलने से मैं इतना प्राउड फील क्यों करूं, जस्ट बिकॉज ही इज अ बंगाली। सो ये जस्ट कुछ मन में आता है कि भाई इनने कब किस प्रोजेक्ट में भारत के लिए, भारत के लोगों को, कितना लोगों को सिखाया, बताया, आम भाषा में सिखाया। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं अमर्त्य सेन का नाम रखा था अमर्त्य, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर अपने कविता के जरिए लोगों को कितना सारा चीज बोल के गया। बहुत सारा देश बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग में रविन्द्रनाथ टैगोर का काफी बड़ा हाथ है। हमारे देश का नेशनल सॉन्ग भी, जातीय जो संगीत है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया। ठीक है, तो लेकिन अमर्त्य सेन का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर ने रखा था, नोबेल लॉरेट है, दुनिया भर में देश कंट्री फॉलो करते हैं अमर्त्य सेन को। मैं भी अमर्त्य सेन का थोड़ा बहुत थीसिस पढ़ा। ठीक है, स्पेशली इनका एक थीसिस जो है अमर्त्य सेन का, दैट इज आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, मतलब डेवलपमेंट कैसे करना है जो हमेशा रह जाए, कभी उसको, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि डेवलपमेंट एक बार आवे कभी ना जावे। इसके ऊपर इनका बेसिकली थ्योरी है, थीसिस है, जो दुनिया बहुत तारीफ किया है। लेकिन इसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में मैं जब देखता हूँ, इतना बड़े लीडर हैं, कुछ तो करना चाहिए था, क्योंकि बंगालीज बहुत मानता था, अभी भी मानते हैं, लेकिन मैं ऐसा कंट्रीब्यूशन अभी तक नहीं देखा। तो मुझे लगता है डिग्री इज नॉट इनफ, एप्लीकेशन करने के लिए ग्राउंड में आके काम भी करना पड़ता है। तो इसी से मेरे को कभी कभी लगता है, चाहे वो ये चीज़ मेरे लिए भी एप्लीकेबल होते, ठीक है, आपके लिए भी एप्लीकेबल होगा, कि कुछ चीज़ें जानना और उसको रियल लाइफ में एप्लीकेबल करना, इतने सारे लोगों के बारे में सोच विचार करना। कोई तो बड़े लीडर होंगे उस टाइम पे जो ऐसे सोच रखा था कि एम्प्लॉय के सिक्योरिटी के लिए सोच विचार करना है, और उसको रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए रियल हालत को देखना है। तो ऐसे बहुत सारा मैटर है। ठीक है, चलो, ऐसे अमर्त्य सेन का थ्योरी को यूज करके बहुत सारे देश काम करते हैं, बट मैं तो आज तक अपने स्टेट में, बंगाल में, इसका कुछ नहीं देखा।
या तो गवर्नमेंट नहीं चाहते, ऐसा होता है। दो तीन बार कोशिश किए हैं, जानते हैं ना, मैं देख रहा था, एक ट्रस्ट है उनका प्रतीची बोल के, एनपीओ एनजीओ चलाते हैं, लेकिन होता नहीं है हमारे देश में। पेंशन स्कीम में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ इट्स प्रोविजंस टेक इफेक्ट आइदर प्रोस्पेक्टिवली, ऐसा ये सब आपको मैं बता दिया। सेक्शन 6 से पेंशन फंड कंट्रीब्यूशन, पेंशन फंड में क्या क्या आ सकता है, चलो देख लेते हैं एक बार। Pension fund has been created for the purpose of this scheme. The pension fund shall vest in and administered by central board. The pension scheme provide for all or any of the matters in Schedule 2 as stated below. The employee or class of employees to whom pension scheme shall apply. The portion of employees' contribution to the provident fund which shall be entitled to the pension. ठीक है, the minimum qualifying service for being eligible for pension. ठीक है, मैं pension act आपको बताऊंगा, ठीक है, for pension and the manner in which the employee may be granted the benefit of their past service. ठीक है, the regulations of manner in which and period of service for which no contribution is received, the manner in which employee interest will be protected against default in payment of contribution by the employer. ठीक है, अगर एम्प्लॉयर किसी कारण से कंट्रीब्यूशन नहीं देते तो इन दैट केस एम्प्लॉय का इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट मिलेगा, ये सभी चीजें इस एक्ट के अंदर बताया गया है और जरूरत के हिसाब से लिखा गया है सर। ठीक है, आपको सेक्शन 6C के बारे में थोड़ा बता देता हूँ सर। एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, Central government made the employee deposit link insurance scheme 1976, which came into effect from 1st of September 1976. It applies to all factories and all other establishments to which the act applies except the factory state in Assam. The next second. The weight ceiling limit under employee deposit link insurance scheme has been increased from 6,500 to 15,000. ठीक है, ये 15,000 कर दिया गया। The insurance benefit under the scheme shall be an amount up between 2.5 लाख and 6 लाख। ठीक है, the insurance benefit जो है, अगर आप इंश्योरेंस डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम करते हो, जो 2.5 लाख से 6 लाख के बीच में का इंश्योरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, इसके लिए भी कंट्रीब्यूशन का बात है। The deposit link insurance fund has been created for this purpose. In this fund, the employer shall pay such amount not being more than 1% of the aggregate of the basic wages, dearness allowance and retaining allowance of each and every such employee in relation to whom he is the employer. The employer shall pay into the insurance fund which further amount of money not exceeding 1/4 of the contribution which is required to make as the central government may from time to time determine to meet all expense in connection with the administrations of the scheme other than expense towards the cost of any benefit provided or under that scheme. Whether the monthly pay of employee exceeds 15,000, the contribution payable is restricted to the amounts payable on a monthly pay of 15,000. अगर 15,000 से ज्यादा होता है तो रेस्ट्रिक्शन 15,000 तक ही रहेगा। डियरनेस अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस एंड कैश वैल्यू फूड कंसेशन मिला के 15,000 तक का ही होगा। अगर किसी कारण से 15,000 से ज्यादा एम्प्लॉय का जो मंथली पेमेंट वो बढ़ जाता है तो कंसेशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो 15,000 के अप टू 15,000 के लिए बना हुआ है, उसका 1%। डिटर्मिनेशन ऑफ मनी इज ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। अच्छा, अगर एम्प्लॉयर की तरफ से कोई पैसा अगर बाकी रहता है तो उसके बारे में सेक्शन 7 में बताते हैं, प्रोवाइड दैट इन केस whereas dispute arise regarding the applicability of this act, अगर कोई dispute create होता है to an establishment, the authority concerned may conduct such inquiry as he being deemed necessary, decide such disputes and determine the amount due from any employer under the provision of this act. The scheme of the pension scheme or the insurance scheme, as the case may be, before passing such order, the employer concerned shall be given a reasonable opportunity of representing his case. For the purpose of conducting inquiry, the authority shall have the same powers as are vested in a court under CPC for trying a suit in respect of the criminal procedure code in respect of the following matters. मतलब criminal procedure code का applicable हो जाएगा और अगर कोई एम्प्लॉयर कुछ भी ऐसे करते हैं उनके अगेंस्ट में मतलब जो भी नेसेसरी स्टेप से लिया जाएगा, जैसे एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ द पर्सन, अटेंडेंस रखो, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, रिसीविंग एविडेंस ऑफ एफिडेविट, इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ये सारे के सारे मैटर पे काम करना चाहिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक केस है SK Nasiruddin BD Merchant Limited versus Central Provident Fund Commissioner, All India Reporting 2001. It was held that the applicability of this act to any class or employees is not determined and decided by any proceeding under section 7A of the act but under the provision of the act itself. When the act become applicable to the employees in question, the liability arises. अगर act applicable होगा तो liability भी employer की तरफ से आएगा. What is done under section 7A? The act is only determination of quantifications of the same. अगर act applicable किसी भी organizations पे होता है तो फिर वहां पर लायबिलिटी भी आता है। अगर कोई एम्प्लॉयर लायबिलिटी नहीं देगा मतलब अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देगा तो दैट इज वी नॉट एंटरटेन। ठीक है, तो इस तरह से
इस पूरा लॉ को बनाया गया। जरूरत पड़ने से ट्राइब्यूनल भी है, जैसे हर लॉ में है सर, ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ एस्केप्ड अमाउंट, सेक्शन 7C प्रोवाइड्स दैट officers can be reopen the case within 5 years from the date of order passed under section 7A or section 7B if he has been reason to believe that by reason of omission or failure on the part of employer, अगर employer की तरफ से कोई भी omission या failure हुआ है to make any document or report available or to disclose fully or truly all material facts, any amount so due from such employer for any period has escaped his notice, the officer may pass appropriate orders redetermining the amount due from the employer in accordance with the provisions of the act. 7C उसके बारे में बात करता है। आपको ये सब सेक्शंस का नाम और कब क्या होता है इसके बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा। ईपीएस एपिलेट ट्राइब्यूनल, किसी को भी साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है आप ट्राइब्यूनल में जाओ। सेक्शन 7D आपको ट्राइब्यूनल में जाने का बात करते हैं। प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ईपीएफ एपिलेट ट्राइब्यूनल टू हियर द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी अंडर सेक्शन 7A, 7B, 7C। द एपिलेट ट्राइब्यूनल मतलब बेसिकली कोर्ट, after giving reasonable opportunities to the parties, decided to the appeal either confirming, modifying or annulling the order appealed against or may refer to the case back to the authority which passed such order with such direction as the tribunal may think fit. The tribunal may rectify any mistake apparent from the record within 5 years from the date of its appeal order. 5 साल के अंदर rectify करेगा। No appeal by the employer shall be entertained unless he has deposited with it 75% of the amount due from it. जब तक कोई एम्प्लॉयर 75% मतलब टोटल उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसका 75% जमा नहीं करता, तब तक किसी भी एम्प्लॉयर का कोई भी अपील एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ट्राइब्यूनल में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग वेव और रिड्यूस द अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड अंडर दिस सेक्शन, वो ट्राइब्यूनल के पास में पावर जरूर होता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट, सेक्शन 10 प्रोवाइड्स दैट the amount standing to this credit of any member of the fund shall not be any way be capable of being assigned or charged and shall not be liable to attachment under any decree or any court in respect of any debt or liability incurred by the member or neither of the official assignee nor any receiver shall be entitled to or have any claim on any such amount, ठीक है। अगर कोई अटैचमेंट है उसका प्रोटेक्शन का भी जो भी जरूरी है वो अटैचमेंट का प्रोटेक्शन भी देने का काम करेगा। एम्प्लॉयर नॉट टू रिड्यूस वेजेस, ट्रांसफर ऑफ अकाउंट्स, पेनल्टीज भी लगता है, चलो पेनल्टीज देख लेते हैं। सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग एनी पेमेंट whoever knowingly makes or causes to be make any false statements or false representation shall be punishable with imprisonment for a term जो 1 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, 5,000 तक का फाइन और जेल और फाइन दोनों हो सकता है, बहुत ज्यादा फाइन नहीं है। Section 14 subsection 1 provides that an employer who contravenes or makes a default in complying with the provision of section 6 as it relates to the payment of inspection charges and administrative charges shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years. 1 साल का जेल वो 3 साल तक जा सकता है और फाइन which shall not be less than 1 year and fine 10,000 in case of default of payment of the employees contributions. अगर employees के contributions में भी जाता है तो उस केस में 10,000 का फाइन लग सकता है, ठीक है। which shall not be less than 1 year and fine of 10,000 in case of default of payment of the employees contributions अगर होता है तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर को उसके बारे में जानकारी लेना चाहिए। जो ऑफिसर्स है जो बेसिकली इसको कॉन्ट्रावेन किया है उनको 10,000 का फाइन और 1 साल का जेल भी उनको हो सकता है। सेक्शन what shall be not which shall not be less than 6 months and fine 5,000 in any other case. अच्छा, in case of default of payment of employees contribution, अच्छा सॉरी थोड़ा मैं यहाँ पर गलत बोल दिया। अगर एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन में डिफॉल्ट होता है तो 6 महीने का सजा जो ऑफिसर से होगा और 5,000 का फाइन। सेक्शन 14 सबसेक्शन 1B provides that an employer who contravenes or makes default in complying with the provision of section 6C insofar as it relates to the payment of inspection charges shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to the 1 year but which shall not be less than 6 months and shall also be liable which may be extend to 5,000. So basically यहाँ पर फाइन के बारे में 14(1)B 14 सबसेक्शन 2 जहाँ पर 4,000 का फाइन एक्सटेंड हो सकता है, 1 साल का जेल का सजा मिल सकता है, ठीक है। और सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 अलग अलग सजा के बारे में यहाँ पर बोला है। अगर कंपनी के से कोई ऑफेंस होता है, चलो वो देख लो 14A सबसेक्शन 1, अगर कंपनी की तरफ से कोई ऑफेंस होता है तो क्या होता है। So section 14A subsection 1 provides that if a person committing an offence under this act, the scheme, etc., if a company or every person who at the time of offence was committed was in charge and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to the proceeded
against the punished accordingly. Nothing contained in this section shall render any such person liable to any punishment. If he proves that offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of offence. अगर कोई किसी भी तरह का ऑफेंस होने को रोकने का कोशिश करता है, अगर ये प्रूव करता है तो उनको कोई सजा नहीं मिलता. 14A subsection 2 provides that where an offence under the act, the scheme or the pension scheme or the insurance scheme has been committed by a company and it proved that the offence has been committed with the consent or convenience or is attributable to any neglect or part of any director or manager, secretary, CS or other officer of the company. So director, manager, secretary or other special officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to proceed against and punishable accordingly. मतलब उसके लिए प्रॉपर्ली कुछ नहीं बताया, बट वो ट्राइब्यूनल फिट करेगा कंपनी को या ऑफिसर्स को क्या सजा देगा. ठीक है. और आप अपने प्रोग्रेस चेक करने के लिए यहाँ पर काफी सारा MCQ क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है. मस्ट ट्राई करें सर. आपका प्रोविडेंट फंड रिगार्डिंग जो भी नॉलेज है इंक्रीज हो जाएगा. और फिर इसका आंसर्स भी दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स है. कुछ मॉडल क्वेश्चंस में जैसे कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं जो आप देख सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चंस मोटा मोटी पूछ सकते हैं, और आप अपने स्कैनर फॉलो कर सकते हो जहाँ से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी पता लग जाएगा कि प्रोविडेंट फंड से कैसे कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं. तो मोटा मोटी यही है सर प्रोविडेंट फंड एक्ट और मिसलेनियस एक्ट जो 1952 में आया है. और आपको मैं सारा का सारा मैटर मोटा मोटी बताया. आप घर पे पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो. बस इतना बोलूँगा और कुछ नहीं. नंदिनी, नील, संपद तथा स्नेहेश बोलो सर. ठीक है सर. बस বলছিলাম যে স্ক্যানার বুকে যে বল.